और जो पाकिस्तान के साथ भारतवर्ष का जो कन्फ्लिक्ट लगातार चला, उस कन्फ्लिक्ट में इजराइल ने भारतवर्ष को सपोर्ट किया। और आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में एकमात्र वो देश ऐसा है इजराइल जो भारतवर्ष के साथ खुल के खड़ा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और भारतवर्ष के पक्ष में खड़ा रहा है। और जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हम लोगों ने इजराइल से भी लिया है और रसा से भी लिया है। तो रसा जो हमारा सबसे बड़ा निर्यातक है ये युद्ध की सामग्री का, वो भी हमारे साथ उस तरह से खड़ा नहीं हुआ जिस तरह से वो पहले खड़ा होता था। ईरान अपने यूरेनियम को संवर्धन करने का जो काम कर रहा है, उसमें ये उम्मीद है कि वो अब परमाणु बम बनाने की स्थिति में लगभग आ चुका है, और अमेरिका को इसकी चिंता है कि वो नहीं बने। इसलिए अमेरिका उसको टेबल पर बैठाकर और बातचीत करके वो चाहता है कि किसी तरह से ईरान इस कार्यक्रम को रोक दे। इजराइल का ये भी कहना है कि हम ईरान के लोगों के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। उसका कहना ये है कि हम सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेगा तो सबसे पहला प्रयोग वो इजराइल पर करेगा, और हम ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहते हैं। इसलिए हम उसके परमाणु, जहाँ भी उसके परमाणु भंडार हैं या परमाणु सामग्री है या फिर परमाणु बम के निर्माण का जहाँ कार्य चल रहा है, उन सब को टारगेट करके हम उसको नेस्तनाबूद करेंगे। और कुछ दूर तक इजराइल इसमें सफल भी हुआ है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके सामने किसी भी एक समसामयिक मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं, तो आज हम जिस मुद्दे के ऊपर आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं वो है इजराइल और ईरान के बीच होने वाला युद्ध और इसमें भारत की भूमिका। और इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो चर्चा को शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए, और सबसे पहले जानते हैं कि ये इजराइल और ईरान के बीच जो है वो युद्ध की स्थिति क्यों बनी और भारत की इसमें भूमिका किस तरह की होगी। देखिए, ऐसा है कि जिस समय भारतवर्ष को आज़ादी मिल रही थी, उसी पीरियड में फिलिस्तीन का जो होमलैंड था उसको, उसके एक भाग को यहूदियों को देकर एक राज्य का निर्माण किया जा रहा था, क्योंकि उसके पहले यहूदियों का कहीं कोई ठिकाना नहीं था, उनका होमलैंड कोई नहीं था। और जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें यहूदियों के साथ अत्याचार हुआ था। नाजी जर्मनी की को हम जानते हैं कि जिसमें किस तरह से यहूदियों को ये किस तरह से यातनाएं दी गई, और हजारों लाखों की संख्या में यहूदी मारे गए थे। तो इसलिए उनके होमलैंड की बात थी। और उसी क्रम में इजराइल के रूप में यहूदियों का एक देश हमारे सामने में आया। अब देखिए, ये जो फिलिस्तीन है उनका उसी समय से, जिस समय ये इसका निर्माण भी हुआ, उसी समय से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में झगड़े की शुरुआत हो गई। इसलिए कि फिलिस्तीन पूरे गाजा पट्टी और फिर जो वेस्ट बैंक है उस सब पर अपना अधिकार चाहता था। यरूशलेम जो तीनों ये धर्मों के लिए, यहूदियों के लिए, इस्लाम के लिए और इनके ईसाइयों के लिए, तीनों की धर्मस्थली है। तो नेचुरली यरूशलेम पर सब लोगों की नज़र थी, और पूरा यरूशलेम जो था वो इजराइल चाहता था कि वहाँ हम रखें, और यरूशलेम के एक पार्ट को फिलिस्तीन अपने पास रखना चाहता था। तो ये जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो
कन्फ्रंटेशन है उसकी पृष्ठभूमि यही है। और इसी पृष्ठभूमि में आपने देखा कि जो हमास, जो एक उस तरह का एक संगठन, जो मिलिटेंट संगठन है, उसने इजराइल को बिना कोई जानकारी के, जबकि लोग वहाँ जश्न मना रहे थे, उस समय वहाँ घुसकर और सैकड़ों लोगों की हत्या हमास के लोगों ने की। इजराइल ने रिटेलिएट किया और आप देख रहे हैं कि 20 महीने से हमास के खिलाफ इजराइल लगातार युद्ध चला रहा है, जिसमें कि निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। इसी बीच में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से दोबारा होकर आए, तो उन्होंने फिर से एक बार ईरान पर दबाव बनाना शुरू किया कि ईरान अपने जो न्यूक्लियर उसके प्रोग्राम हैं उसके संबंध में वो वार्ता करे अमेरिका के साथ। और उसके वार्ता का प्रारंभ भी हुआ, चूँकि अमेरिका नहीं चाहता है कि वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में कोई ऐसा देश हो, चूँकि वहाँ तेल है, इसलिए अमेरिका की जो आर्थिक ये है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि वहाँ पर ईरान और अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है। अभी अमेरिका ने उस पर सैंक्शन भी लगा के रखा हुआ है, जिसके चलते ईरान परेशानी का अनुभव करता रहता है, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा तेल उत्पादक देश भी है। तो ईरान अपने यूरेनियम को संवर्धन करने का जो काम कर रहा है, उसमें ये उम्मीद है कि वो अब परमाणु बम बनाने की स्थिति में लगभग आ चुका है, और अमेरिका को इसकी चिंता है कि वो नहीं बने। इसलिए अमेरिका उसको टेबल पर बैठाकर और बातचीत करके वो चाहता है कि किसी तरह से ईरान इस कार्यक्रम को रोक दे। इसी बीच में इजराइल ने एक बैग ईरान पर हमला कर दिया है, और जो हमला जो हुआ है उसमें जो पूरा जो इजराइल जो चाह रहा है, वो पूरा जो उसका परमाणु कार्यक्रम जो चल रहा है, जहाँ जहाँ चल रहा है, उनको उसने टारगेट किया है। इजराइल का ये भी कहना है कि हम ईरान के लोगों के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। उसका कहना ये है कि हम सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेगा तो सबसे पहला प्रयोग वो इजराइल पर करेगा, और हम ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहते हैं। इसलिए हम उसके परमाणु, जहाँ भी उसके परमाणु भंडार हैं या परमाणु सामग्री है या फिर परमाणु बम के निर्माण का जहाँ कार्य चल रहा है, उन सब को टारगेट करके हम उसको नेस्तनाबूद करेंगे। और कुछ दूर तक इजराइल इसमें सफल भी हुआ है। आप देखें, मैं आपको अगर बताऊं तो नतांज स्थित उसका जो परमाणु संयंत्र है, उस पर जो है सो अटैक हुआ है, और उसका वो भाग पूरा बर्बाद हो गया है जो खुले में था। जो अंडरग्राउंड है वही बचा हुआ है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिकल फेल्योर्स हुए हैं उस अटैक के कारण, इसलिए वो जो अंडरग्राउंड है उस पर भी उसका काफ़ी व्यापक इफेक्ट पड़ा है। आपने देखा कि किस तरह से 9-10 उसके जो परमाणु साइंटिस्ट थे, उन लोगों को मार दिया है इजराइल ने। इजराइल के हमले में वो लोग मारे गए हैं, उसके सेनाध्यक्ष मारे गए हैं, उसके जो इंटेलिजेंस के चीफ थे वो मारे गए हैं। तो इस तरह से टारगेट करके इजराइल ने उन सभी लोगों को समाप्त करने की कोशिश की है जो कहीं ना कहीं उसके परमाणु हथियार बनाने की दिशा में जो अग्रसर होने वाले हैं, उन पर उसने कंट्रोल किया है। अब ये स्थिति बन रही है कि भारतवर्ष की क्या स्थिति वहाँ पर है। तो जैसा कि मालूम है कि हमारा संयोग से दोनों देशों के साथ बहुत अच्छा संबंध है। भारतवर्ष का एक पौराणिक संबंध ईरान के साथ है। फारस की खाड़ी और भारतवर्ष के बीच में व्यापार तो बहुत पुराना हम लोग सुनते आए हैं, बहुत सारी कहानियों को भी हम लोगों ने सुना है। एक रेस भी है जो आर्यन रेस है, और ईरानियन लोगों का ये मानना है कि इंडिया में भी, भारतवर्ष में भी आर्यन रेस है, तो उस रेस की भी एक निकटता है। और भारत हाल के दिनों में, जब से भारतवर्ष आज़ाद हुआ है, उसने ईरान के साथ अपनी नज़दीकी बढ़ाई है, और
भारतवर्ष उसके कच्चे तेल का बहुत बड़ा निर्यातक है, यानी वहाँ से कच्चा तेल वो मंगवाता है। ठीक है कि अमेरिका के सैंक्शन के बाद भारतवर्ष को कठिनाई आ रही है, लेकिन उस कठिनाई के बावजूद भी ईरान के साथ भारतवर्ष के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। जो उसका चाबहार पोर्ट है, उस पोर्ट को बनाने में भारतवर्ष अपना योगदान दे रहा है। उसके पीछे भारतवर्ष की सोच ये है कि अगर चाबहार पोर्ट ठीक से काम करने लगेगा तो उसको पाकिस्तान से मतलब खत्म हो जाएगा और अफगानिस्तान और जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, जो सोवियत संघ से अलग होकर जो देश सब बने हैं दर्जनों, उन सभी जगहों पर भारतवर्ष का व्यापार और भारतवर्ष के जो कूटनीतिक संबंध हैं वो ज़्यादा गहरे होंगे, ज़्यादा व्यापक होंगे। तो इसीलिए भारतवर्ष चाहता है कि वहाँ उसका इन्फ्लुएंस बने और ईरान के साथ वो दोस्ती बनाए रखना चाहता है। उसके अलावा भी जो सांस्कृतिक संबंध है या फिर व्यापार का संबंध है वो सब तो ईरान के साथ है ही है। लेकिन इजराइल के साथ भी उसी तरह से भारतवर्ष का संबंध हुआ है, जबकि भारतवर्ष ने विधिवत 1992 में 92 में दोनों देशों ने एक दूसरे का दूतावास खोला है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी उसमें और जो पाकिस्तान के साथ भारतवर्ष का जो कन्फ्लिक्ट लगातार चला, उस कन्फ्लिक्ट में इजराइल ने भारतवर्ष को सपोर्ट किया। और आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में एकमात्र वो देश ऐसा है इजराइल जो भारतवर्ष के साथ खुल के खड़ा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और भारतवर्ष के पक्ष में खड़ा रहा है। और जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हम लोगों ने इजराइल से भी लिया है और रसा से भी लिया है। तो रसा जो हमारा सबसे बड़ा निर्यातक है ये युद्ध की सामग्री का, वो भी हमारे साथ उस तरह से खड़ा नहीं हुआ जिस तरह से वो पहले खड़ा होता था, जो जियोपॉलिटिकल जो सिनारियो है उसके कारण। लेकिन इजराइल बिल्कुल खड़ा रहा और इजराइल का अस्तित्व जो है सो अमेरिका के मदद के कारण उसका अस्तित्व होता है। तो अमेरिका की परवाह किए बिना, चूंकि अमेरिका ने जो ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसमें अमेरिका की जो सोच थी वो कोई भारतवर्ष के पक्ष की नहीं थी, बल्कि एक तरह से अगर उसको कहा जाए कि वो थोड़ा प्रो पाकिस्तानी टिल्ट उसका था, तो इसमें कहीं दो मत नहीं है। और बार बार मैंने कल फिर से एक बार ट्रंप ने 13वीं बार ट्रंप ने इस बात को कहा है कि मैंने इसको दोनों देशों के बीच में समझौता कराया है, जबकि भारतवर्ष इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में और आज की स्थिति यह है कि भारतवर्ष सोवियत संघ के बाद रसा के बाद युद्ध की सामग्री का इजराइल से सेकंड वो निर्यातक हो गया हुआ है, यानी इजराइल जो है सो उसका सेकंड निर्यातक हो गया हुआ है युद्ध की सामग्री का। तो ऐसे में भारतवर्ष के सामने एक बहुत दुविधा की स्थिति है और इसीलिए इजराइल के जो राजदूत हैं भारतवर्ष में, उनका नाम मैं बताना चाहूँगा, रूबेन अजार। तो रूबेन अजार का कहना है कि नहीं, भारतवर्ष को चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष के ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं, इसलिए भारतवर्ष को चाहिए कि वो मध्यस्थता करे और भारतवर्ष इस स्थिति में है कि वो इसमें मध्यस्थता करके और युद्ध को रुकवा सकता है। अभी स्थिति ये हो गई है कि जो ईरान है, ईरान को भी कमज़ोर नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि ईरान के पास करीब 10,000 से भी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और कहा जाता है कि अगर 1,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स का ईरान प्रयोग कर दे और वो गिर जाए तो पूरा इजराइल समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इजराइल को भी कमतर करके आंका नहीं जा सकता है। लेकिन हम लोग इस बात को जानते हैं कि अगर ईरान के पास मजबूती है तो इजराइल के पास भी काफ़ी इजराइल मजबूत स्थिति में है और इजराइल के पीछे अमेरिका भी खड़ा है। इसलिए इन परिस्थितियों में भारतवर्ष को बहुत ही एक सकारात्मक दृष्टि अपनाकर अपने राजनय का प्रयोग करना पड़ेगा और निश्चित रूप से भारतवर्ष को ऐसा चाहिए कि वो बिना ईरान और इजराइल को ये बताए हुए कि वो किसके पक्ष में है या किसके पक्ष में नहीं है, उसको चाहिए कि वह इस युद्ध को समाप्त कराने की दिशा में काम करे।
तो अभी आपने सुना प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के माध्यम से कि उन्होंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया कि इजराइल और ईरान के बीच जो है वो ये जो युद्ध है वो उसकी स्थिति क्यों बनी और भारत के साथ क्या चुनौती है। भारत का एक तरफ तो बिल्कुल सगे भाइयों वाला संबंध है ईरान के साथ, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है वो इस तरह की है, और इजराइल के साथ एक इमोशनल और आइडियोलॉजिकल कनेक्ट है हमारा, जो नेशनल इंटरेस्ट है हमारा वो हम इजराइल के साथ। और अभी जो हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो जितने भी ड्रोन हमने इस्तेमाल किए थे वो इजराइल के थे। ये सारी बातें हम भी जान रहे हैं समाचार के माध्यम से, और जब अभी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने हमें बताया उसके माध्यम से। तो ऐसे में भारत किस प्रकार से मध्यस्थता कर पाएगा और किस प्रकार से इस युद्ध को विराम दिला पाएगा, ये तो आने वाले समय में हम देखेंगे। फिलहाल जो ये जानकारी आपको प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अब इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप हमारे चैनल पे बने रहिए और प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी दीजिए इजाजत, धन्यवाद।